Good morning, students. I hope that you and your family are stay safe at your home. So today we start our next topic of chapter manufacturing industries. Dear students, in 2021 we saw the second wave of pandemic corona and the two cyclonic disturbances. एक को हम देख चुके हैं जो अभी गया है, अरेबियन सी से जो उठा था, मैंने आपको बताया भी था उस तूफान के बारे में। एक और आ रहा है जो बंगाल की खाड़ी से पैदा हो रहा है, जिसका नाम यास तूफान है, जो 26 तारीख को ओडिशा और वेस्ट बंगाल से टकराएगा। 2021 ये जो साल है, इसके अंदर हम काफ़ी क्या कर रहे हैं, उठापटक देख रहे हैं। बट समय क्या है, गतिशील है, डायनेमिक होता है। मुश्किलें आती हैं, आकर चली जाती हैं। धैर्य से उनका क्या करना है, सामना करना है और अपने लक्ष्य की तरफ क्या होना है, अग्रसर होना है। बिहेव लाइक अर्जुन, कि केवल आंख दिखे किसकी, चिड़िया की, और दूसरे दुर्योधन की तरह, दूसरे धनुधारियों की तरह मुझे पत्ते भी दिख रहे हैं, पंख भी दिख रहे हैं, वो चीज़ें नहीं हैं। तो इस कठिन समय में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो कहीं किसी भी स्कूल के हैं, पूरे भारतवर्ष के जो जितने भी विद्यार्थी हैं, उनको अपने लक्ष्य के ऊपर क्या करना है, अपना जो निशाना है वो साधना है। तो ये सोच के कि पेपर 10th के नहीं हुए, नेक्स्ट ईयर पता नहीं होंगे या नहीं, ये आपको पता होना चाहिए कि वैक्सीन सबको लग रही है और धीरे धीरे आप लोगों की भी वैक्सीन आ जाएगी, ठीक है। और अभी थर्ड वेव जो आने का खतरा है, उसमें कुछ कह रहे हैं कि बच्चों को खतरा है, लेकिन अभी रिसेंट स्टडी में ये भी क्लियर हो गया है कि बच्चों के ऊपर इतना ज़्यादा खतरा नहीं है। तो थोड़ा सा अपना मानसिक जो संतुलन है ना, उसको बना कर रखिए, क्योंकि मोस्टली बच्चे अभी भी थोड़ा सीरियस नहीं है। NTSC का भी पेपर तय समय पर होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पूरी उम्मीद है कि जुलाई के अंदर हो सकता है स्कूल खुल जाए। स्कूल कभी खुले, अपनी तैयारी रखें। समझ में नहीं आता, अपने टीचर से कांटेक्ट में रहें। तो अच्छे विद्यार्थी की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि कंटिन्यूटी होती है। ऐसा नहीं कि एक दिन 6 घंटे पढ़ लिए और दूसरे दिन एक दिन भी 1 घंटा भी नहीं पढ़े। तो अर्जुन की तरह आप व्यवहार कीजिए। दूसरे जो धनुर्धारी थे, जो गुरु द्रोण के शिष्य थे, उनकी तरह आप व्यवहार मत कीजिए। तो अच्छे से पढ़िए और आगे बढ़िए। इसी के साथ हम अपना नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है, जो हम बात कर रहे थे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की, उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे अपना शुगर इंडस्ट्री। कौन सा इंडस्ट्री? शुगर इंडस्ट्री, ठीक है। शुगर इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल है वो होता है शुगर केन। क्या होता है? शुगर केन। और शुगर केन कहाँ से आता है? प्राइमरी सेक्टर से आता है। इसलिए शुगर इंडस्ट्री किसके ऊपर डिपेंड होती है, ध्यान रखना है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होती है, ठीक है। इसलिए इनको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री भी कहा जाता है। और ये सबसे बेस्ट इंडस्ट्री है कौन से सेक्टर के लिए? कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए। कौन सेक्टर के लिए? ये कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए सबसे सुटेबल क्या होती है? इंडस्ट्री होती है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड। अगर बात करते हैं शुगर की, किसकी? शुगर की, तो भारत का जो रैंक है वो कौन सा है? सेकंड है। लेकिन अगर बात करते हैं गुड़ की, खंडसारी की, तो इंडिया का जो रैंक है वो आपका कौन सा है? फर्स्ट रैंक है। कौन सा रैंक है? फर्स्ट रैंक है। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो सेकंड रैंक आपका किसके अंदर है? शुगर के अंदर है। गुड़, खंडसारी वो आपका कौन सा है? फर्स्ट रैंक के ऊपर है। इंडिया के अंदर 2010 और 11 के अंदर हमारे यहाँ पर 662 शुगर मिल्स थी। 662 कितने मिल्स थी बच्चों? शुगर मिल्स। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। और इसके अंदर जो मोस्टली है वो कोऑपरेटिव सेक्टर में है, और 2 स्टेट के अंदर है, आपका उत्तर प्रदेश और आपका कौन सा है? जो आपका बिहार है। यहाँ पर मोस्टली आपकी क्या है? शुगर इंडस्ट्री क्या है? कॉन्सेंट्रेट। महाराष्ट्र के अंदर भी है। अब ये जो इंडस्ट्री है ये आपकी सीजनल होती है, सीजनल इन नेचर। सीजनल इन नेचर कैसे होती है? देखो, आपको पता है कि शुगर केन को
हार्वेस्ट करने में, ग्रो से हार्वेस्ट करने में 1 साल लगता है, लेकिन उसको शुगर में कन्वर्ट करने में 6 से 7 महीने में वो शुगर में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए रेस्ट ऑफ द 5 मंथ्स जो लोग काम करते हैं शुगर इंडस्ट्री के अंदर वो क्या हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो ये जो इंडस्ट्री है ये कैसी है, सीजनल है। इट स्प्रेड ओवर उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात अलोंग विद पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। इन सभी स्टेट्स के अंदर आपकी क्या है, शुगर इंडस्ट्रीज लगी हुई है। अब 60% इंडस्ट्री आपकी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। उत्तर प्रदेश एंड बिहार ये 2 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर आपकी 60% जो है इंडस्ट्रीज वो क्या है बच्चों, लगी हुई है। नाउ there is a shift that sugar industries they are shifting from where to where, from the north or central India to south India। आज जो शुगर इंडस्ट्री है वो आपकी कहाँ से कहाँ मूव हो रही है, वो आपकी मूव हो रही है सदर्न और वेस्टर्न पार्ट के अंदर, स्पेशली कहाँ पर, महाराष्ट्र और कहाँ जो तमिलनाडु की साइड है वहाँ पर हो रही है। उसका रीज़न क्या है, अब हम नेक्स्ट इसका जो टॉपिक पढ़ेंगे उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो अब क्या पढ़ेंगे हम, फैक्टर्स जिसके कारण से जो आपकी शुगर इंडस्ट्री है वो क्या हो रही है, साउथ और वेस्ट पार्ट की तरफ क्या हो रही है, मूव हो रही है। पहला रीजन है वो क्या है, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन। पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन इज हाई इन दीज एरियाज। इन एरिया में जो पर हेक्टेयर जो आपका प्रोडक्शन है वो काफ़ी क्या है, ज़्यादा है, स्पेशली इन द सदर्न इंडिया। ब्लैक सॉइल इज क्वाइट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन। जो आपकी यहाँ पर क्या पाई जाती है, ब्लैक सॉइल, ये क्या है, काफ़ी सुटेबल है किसके लिए, फॉर द कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन। ठीक है, देखो शुगर केन के अंदर एक कंटेंट पाया जाता है जिसका नाम होता है सुक्रोस। क्या है, सुक्रोस। साउथ इंडिया के अंदर जो गन्ना उगाया गया उसके अंदर ये जो कंटेंट था, कौन सा, सुक्रोस कंटेंट, वो काफ़ी क्या था, ज़्यादा था। सुक्रोस कंटेंट इज हाई। और अगर सुक्रोस कंटेंट ज़्यादा होगा तो बेटा प्रोडक्शन ऑफ शुगर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्योंकि गन्ने के अंदर देखो, गन्ने को अगर हम काटते ही 24 घंटे के अंदर अगर हम क्या करेंगे, इंडस्ट्री मिल में नहीं पहुंचाएंगे, तो आप ध्यान रखना ये जो कंटेंट है वो क्या होने लग जाता है, रिड्यूस होने लग जाता है। और अगर ये रिड्यूस होगा तो ऑटोमेटिकली जो आपका क्या होगा, जो शुगर प्रोडक्शन होगा वो अपने आप क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो यहाँ पर साउथ इंडिया के अंदर स्पेशली जो फैक्टर है कि साउथ इंडिया में ये जो आपकी इंडस्ट्री है ये शिफ्ट हुई है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर हेक्टेयर प्रोडक्शन काफ़ी क्या है, ज़्यादा है। यहाँ की ब्लैक सॉइल काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसके लिए, कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन। तीसरा जो सुक्रोस कंटेंट है जो इस गन्ने के अंदर पाया जाता है वो काफ़ी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। मिल्स एंड मशीन्स आर न्यू इन सदर्न स्टेट्स। देखो जो यहाँ पर मिल्स लगी है और मशीन्स हैं वो आपकी क्या है, नई है, आर न्यू इन साउथ इंडिया। दक्षिणी भारत में जो भी शुगर इंडस्ट्री लगी है उसके अंदर जो आपके मिल्स और जो मशीन्स हैं वो नई है, जिसके कारण से जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी क्या होता है, फास्ट होता है और प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाती है, काफ़ी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये आपके कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसके कारण से क्या होता है, आपका जो शुगर इंडस्ट्री है वो शिफ्ट हो रहा है, कहाँ से, सेंट्रल इंडिया से या नॉर्थ इंडिया से कहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये आपके साउथ इंडिया की तरफ। नेक्स्ट इसका एक सबसे बड़ा रीजन है आपकी यहाँ जो क्लाइमेट होती है, यहाँ कैसी क्लाइमेट होती है, कूलर क्लाइमेट। कूलर क्लाइमेट also ensures a long crushing season। लॉन्ग क्रशिंग सीजन, गन्ने को तैयार होने में ठंडी क्लाइमेट जो है वो भी काफ़ी क्या करती है, उसके सुक्रोस कंटेंट को मेंटेन रखने में काफ़ी क्या करती है, मदद करती है। इस एरिया में कैसी क्लाइमेट पाई जाती है, मॉइस्ट क्लाइमेट पाई जाती है। कैसी, मॉइस्ट क्लाइमेट, अर्थात जो वाटर वेपर जो होता है उसकी जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है, जिसके कारण से एक लंबा सीजन मिलता है गन्ने को क्या होने में, तैयार होने में। और नेक्स्ट यहाँ जो कोऑपरेटिव्स है वो काफ़ी अच्छा रोल क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स। सो दीज आर द फैक्टर्स
which played a crucial role that your sugar industry are shifting from north और सेंट्रल इंडिया टू वेस्टर्न एंड द साउदर्न इंडिया। ये वो कारण है जिसके कारण से आपकी जो शुगर इंडस्ट्री है वो कहाँ शिफ्ट हो रही है प्यारे बच्चों, वो दक्षिणी भारत की तरफ क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है। मैं आपको थोड़ा सा कॉमन वे में बता देता हूँ। नंबर 1 कूलर क्लाइमेट है जिससे कि लॉन्गर क्रशिंग सीजन शुगर केन को मिल जाता है। पर हेक्टेयर प्रोडक्शन क्या है बच्चों, ज़्यादा है। जो गन्ना साउथ इंडिया के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ मॉइस्ट क्लाइमेट पाई जाती है जिसके कारण से सुक्रोज कंटेंट काफ़ी क्या होता है बच्चों, ज़्यादा होता है। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो फेवरेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ शुगर केन। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स that the sugar industries are shifting from one area to the another area. Next we discuss that what are the problems. इस इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स है जिनको शुगर इंडस्ट्री क्या कर रहा है, फेस कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स ऑफ शुगर इंडस्ट्री। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो है वो है सीजनल इन नेचर। पहला क्या आ जाएगा आपका, सीजनल इन नेचर। मैंने आपको बताया था कि जो गन्ना तैयार होता है उसको कन्वर्ट करने में 6 to 7 मंथ्स में हम क्या कर देते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं। रेस्ट ऑफ द 5 मंथ्स जो लोग कहाँ काम करते हैं, शुगर इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो क्या हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। सेकेंड है बेटा ओल्ड एंड इनएफिशिएंट नेचर ऑफ प्रोडक्शन। ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन या नेचर ऑफ प्रोडक्शन। हमारे देश के अंदर जो उत्पादन करने का तरीका है, जो चीनी हम उत्पादित करते हैं, वो अभी तरीका काफ़ी क्या हो चुका है, पुराना हो चुका है, जिसमें टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगता है और प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, डिले इन ट्रांसपोर्ट। डिले इन ट्रांसपोर्ट। अगर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, डिले होता है, तो प्यारे बच्चों सुक्रोज कंटेंट के अंदर काफ़ी क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, जिससे अमाउंट ऑफ शुगर के ऊपर काफ़ी क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा बैड इफेक्ट होता है, कम प्रोडक्शन होता है। और जो बैगेज बच जाता है, मैक्सिमाइज यूज ऑफ बैगेज, उसका यूज कहाँ करना है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो आपका रेजिड्यूल बच जाता है, जो अवशेष बच जाता है, गन्ने से रस को निकाल लिया और उसका जो भूसी बच जाता है उसका यूज़ करना, उसका मैक्सिमाइज यूज़ करना एक और बहुत बड़ी क्या है, प्रॉब्लम है। आज गवर्नमेंट इस बैगेज से क्या बना रही, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगा रही है, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम थोड़ी बहुत क्या हुई, शॉर्ट आउट हुई है। सो दीज आर द वेरियस प्रॉब्लम्स which are faced by the sugar industry. First one is seasonal in nature, second old and inefficient nature of production, third delay in transportation, and fourth maximize use of package. So these are the several problems which are faced by your sugar industry. पूरी वीडियो को ध्यान से देखते रहें, एक एक पॉइंट को अच्छे से क्या करते रहें, समझते रहें। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। देखो प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल बताया था। तो उसमें 2 प्रकार की मैंने इंडस्ट्री बताई थी, एक एग्रो बेस्ड जिसमें हम जूट, कॉटन, शुगर ये सब पढ़ चुके हैं। सेकंड आज हम स्टार्ट करें मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल्स एंड मेटल्स एज अ रॉ मटेरियल, दोज आर नोन एज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। भाई वे सभी उद्योग जो खनिजों को कच्चे माल के रूप में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। इसके अंदर जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ये ध्यान रखिए, इसके अंदर जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। प्यारे बच्चों, ये आयरन और स्टील इंडस्ट्री पहले मैं बता देता हूँ ये कैसी कैसी है। की और बेसिक इंडस्ट्री है सबसे पहले, तो ध्यान से सुन लीजिए, की और बेसिक इंडस्ट्री। दूसरा ये कैसी इंडस्ट्री है, हैवी इंडस्ट्री है। कैसी है, हैवी इंडस्ट्री है।
ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तीसरा, ये खुद में क्या है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। कैसी है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। मैंने आपको बताया था की और बेसिक इंडस्ट्री किस लिए, क्योंकि इसके द्वारा जो तैयार उत्पाद होते हैं या ये किसी भी इंडस्ट्री में एज ए रॉ मटेरियल क्या होता है, यूज़ होता है, या इसके फिनिश प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। हैवी इंडस्ट्री क्यों है, क्योंकि इसका जो आयरन ओर होता है वो रॉ मटेरियल वो भी हैवी होता है, और जो फिनिश प्रोडक्ट होते हैं वो भी काफ़ी क्या होते हैं, हैवी होते हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री क्योंकि ये मिनरल्स और मेटल्स को एज ए क्या करता है, रॉ मटेरियल यूज़ करता है, इसलिए इसको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहा जाता है। दिस इंडस्ट्री इज द बेसिक इंडस्ट्री since all other industries whether they are heavy, medium or light depend on it for machinery। इसलिए इसको क्या कहा गया है, बेसिक इंडस्ट्री कहा गया है। आपकी कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे हैवी इंडस्ट्री हो, चाहे मीडियम इंडस्ट्री हो, चाहे लाइट इंडस्ट्री हो, वो मशीनरी के लिए किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो आयरन और स्टील इंडस्ट्री के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। इसलिए इसको क्या कहा गया है, की और बेसिक इंडस्ट्री कहा गया है। नेक्स्ट है स्टील। अगर हम स्टील की बात करते हैं, स्टील से हम इंजीनियरिंग गुड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इंजीनियरिंग गुड्स। कुछ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है जो हम स्टील के बर्तन यूज़ करते हैं, वो कंज्यूमर क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, जिनका हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। साइंटिफिक इक्विपमेंट्स भी किससे बनाए जाते हैं, विद द यूज़ ऑफ क्या बनाए जाते हैं, स्टील से बनाए जाते हैं। इसलिए स्टील भी हमारी क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्या है, इंडस्ट्री है। तो आयरन, सबसे पहले आयरन और स्टील कैसी इंडस्ट्री है, एक की और क्या है, बेसिक इंडस्ट्री है। क्योंकि जो भी आपकी इंडस्ट्रीज है वो किसके लिए, मशीनरी के लिए किसके ऊपर डिपेंड होती है, आयरन और स्टील के ऊपर डिपेंड होती है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज ए हैवी इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री क्यों होती है, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल एज वेल एज फिनिश प्रोडक्ट काफ़ी क्या होते हैं, हैवी और बल्कि होते हैं, जिनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसलिए इसको क्या कहा गया है, हैवी इंडस्ट्री कहा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स के बारे में। नेक्स्ट हम किसके बारे में बात करेंगे, रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री की क्या 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 है, रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो है आपका आयरन ओर होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए, आयरन ओर। आयरन ओर, कंटेंट ऑफ आयरन के आधार पर कि किसी और में कितना कंटेंट है, इसको 4 टाइप्स में बांटा गया है। मैग्नेटाइट हो गया, हेमेटाइट हो गया, लिमोनाइट हो गया, सीडेराइट हो गया। ये आपके 4 आयरन और के टाइप्स हैं, ठीक है। सबसे फाइनेस्ट है 70%, ये ध्यान रखना, बाकी के मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए क्या, लाइमस्टोन। क्या चाहिए बच्चों, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन एक बेसिक रॉ मटेरियल होता है फॉर विच इंडस्ट्री, फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। नेक्स्ट आपको चाहिए कोकिंग कोल। क्या चाहिए, कुकिंग कोल। ये आपके क्या है, 3 बेसिक रिक्वायरमेंट है किसके लिए, इस इंडस्ट्री के लिए। इसमें मैग्नीज की भी जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, मैग्नीज। मैग्नीज की जरूरत किस लिए, टू हार्डन द स्टील। अगर स्टील को और ज़्यादा मजबूती देनी है तो मैग्नीज की क्या होती, रिक्वायरमेंट होती है। आयरन और कुकिंग कोल और लाइमस्टोन का जो रिक्वायरमेंट है, वो जो रेशो है वो आपका 4:2 रेशो क्या होता है, 1 होता है। कि आपका आयरन और 4:2 आपका क्या होना चाहिए, कुकिंग कोल, और लाइमस्टोन कितना होना चाहिए, 1 रेशो के अंदर होना चाहिए। तब हम क्या कर सकते हैं, इस आयरन और स्टील इंडस्ट्री को क्या कर सकते हैं, हम जो प्रोडक्शन है उसको क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ये सारी क्या होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है किसके लिए, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए। नेक्स्ट जो आता है किसके बारे में, आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बारे में, कि इंडिया कौन से रैंक पे है, कितना प्रोडक्शन करता है, किसका बेटा, स्टील का, आयरन और स्टील का। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे इंडिया के अंदर जो मोस्टली आपके स्टील प्लांट्स हैं वो अंडर पब्लिक सेक्टर में हैं। मोस्टली आपके जो आयरन एंड स्टील प्लांट हैं, आयरन एंड स्टील प्लांट, वो आपके किसके अंडर में आते हैं, वो आपके आते हैं पब्लिक सेक्टर के अंदर मोस्टली। जैसे आप स्टील इंडिया के अंदर किस अथॉरिटी के माध्यम से बेच सकते हैं, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से ही क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। इसके अलावा बहुत से छत्तीसगढ़ में भिलाई है, भद्रावती कर्नाटक के अंदर, ये सारे के सारे आपके क्या है, आयरन एंड क्या है, स्टील प्लांट है। राउरकेला है उड़ीसा के अंदर। एट प्रेजेंट विद अबाउट 33 मिलियन टन्स ऑफ स्टील प्रोडक्शन, इंडिया इज 9th पोजिशन। 33 मिलियन टन हम क्या कर रहे हैं, स्टील प्रोड्यूस कर रहे हैं, और हमारी जो रैंक है बच्चों वो कौन से पे है, 9th पे है वर्ल्ड के अंदर। और अगर हम बात करते हैं क्रूड स्टील प्रोड्यूसर के मामले में, तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्पंज आयरन का। स्पंज आयरन जो आपका क्या होता है, डायरेक्ट
रिडक्शन ऑफ आयरन, जिसको हम डायरेक्टेड रिड्यूस्ड आयरन भी कहते हैं, उस मामले में स्पंज आयरन में इंडिया का जो रैंक है वो क्या है, फर्स्ट है। तो 9th रैंक है इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील विद द 33 मिलियन टन्स। तो मोस्टली आपकी जो क्या है इंडस्ट्रीज हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, वो किसके अंडर में लगी हुई है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री में लगी हुई है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूं, उसको ध्यान से सुनना है। देखिए 2014 के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इंडिया की जो पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ स्टील है वो कितना है, 60 किलोग्राम है। कितनी है, 60 किलोग्राम। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड के एवरेज की, तो वर्ल्ड का एवरेज कहाँ है, 217 किलोग्राम। ये पर क्या है, कंजप्शन ऑफ स्टील है, क्या है, पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ स्टील। अब आप देख सकते हैं कि इंडिया कितना वेरी कर रहा है, कितना लोअर ग्रेड के ऊपर है, कि भारत के अंदर सालाना एक व्यक्ति लगभग 60 किलोग्राम क्या कर रहा है, स्टील को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, और वर्ल्ड का एवरेज कितना आ रहा है, 217 किलोग्राम। तो ये दिखाता है, एक वेरिएशन दिखाता है कि वर्ल्ड हमसे कितना ज़्यादा है इन द मैटर ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ स्टील, इन द मैटर ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ स्टील। तो जो आपका स्टील है वो किसके द्वारा बेचा जाता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा बेचा जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि मोस्टली आपकी जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, दे आर लोकेटेड इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू। इस रीजन के अंदर ही आपकी क्या है, आपकी जो मोस्टली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो लगाई गई है। उसके क्या कारण है, देखो सबसे बड़ा जो कारण है कि यहाँ पर जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, ये आपको पता है हैवी इंडस्ट्री है, और इसका रॉ मटेरियल कहाँ पर आसानी से मिल जाता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर आसानी से मिल जाता है। तो फर्स्ट आप रीजन लिखेंगे प्रॉक्सिमिटी ऑफ द रॉ मटेरियल इन छोटा नागपुर रीजन। ये पहला कारण है कि द छोटा नागपुर प्लेट्यू इज फेमस फॉर आयरन और माइंस। आयरन और माइंस के लिए छोटा नागपुर प्लेट्यू काफ़ी क्या है, फेमस है। दैट्स द रीजन कि स्टेट्स ऑफ बिहार, बंगाल और आपके कहाँ झारखंड से रॉ मटेरियल आसानी से क्या हो जाते हैं, हमें मिल जाते हैं। सेकंड है बच्चों चीप लेबर, चीप लेबर, वो आपका चाहे बिहार है, झारखंड है, आपका उत्तर प्रदेश है, वहाँ से आसानी से क्या हो जाते हैं, आपके जो श्रमिक हैं वो उपलब्ध हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ये इलेक्ट्रिसिटी, ये पावर प्रोवाइड कराती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दामोदर, जो आपका दामोदर वैली कॉरपोरेशन है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ये पावर प्रोवाइड कराता है किसको, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज लगी हुई है उनको क्या करता है, ये पावर प्रोवाइड कराता है। और पावर यू नो इज़ वेरी एसेंशियल फॉर रन द मशीन। मशीनों को रन करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरत किसकी होती है बच्चों, पावर की जरूरत होती है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट फैसिलिटी आपकी आसानी से, जो आपकी कोलकाता पोर्ट है वो वहाँ पर है, आसानी से क्या हो जाती है, उपलब्ध हो जाती है। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो कोल की अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि मोस्टली जो कोल माइंस है वो सराउंडिंग के अंदर है, जो आपके कहाँ है, छोटा नागपुर प्लेट्यू में। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑफ 5 मार्क्स कि क्या कारण है कि आपके जो मोस्टली आयरन एंड स्टील प्लांट है वो कहाँ पर लगे हुए हैं, वो आपके छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर लगे हुए हैं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट रीजंस दैट योर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन द छोटा नागपुर रीजन। ओके, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है रिलेटेड टू आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, वो है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एंड मिनी स्टील प्लांट। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट और एक आता है आपका मिनी स्टील प्लांट, ठीक है। ये 2 तरह के स्टील प्लांट हमारे देश के अंदर हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट की। दीज आर प्लांट्स वेयर ऑल द प्रोसेसेस आर कैरिड आउट इन वन कॉम्प्लेक्स फ्रॉम हैंडलिंग द रॉ मटेरियल, स्टील मेकिंग, रोलिंग, शेपिंग ऑफ स्टील। देखो इसके अंदर एक बार क्या जाता है, रॉ मटेरियल,
और उसके बाद सारे के सारे जो प्रोसेस होते हैं वो कंटिन्यू कर दिए जाते हैं कहाँ पर, आपके इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। इट मीन्स कि जितने भी प्रोसेस होते हैं स्टील प्रोडक्शन के, वो सारे के सारे कैरिड आउट होते हैं एक ही जगह के ऊपर, और वो कौन सी जगह है, वो है आपकी इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट के अंदर। अब ये जो स्टील प्लांट होते हैं इनके लिए क्या होती है, लार्ज इन्वेस्टमेंट की क्या होती है बच्चों, ज़रूरत होती है। इसके अंदर बहुत सा पैसा लगता है, क्योंकि इसके अंदर सारे प्रोसेसेस कहाँ होते हैं, एक ही प्लेस के ऊपर कैरी आउट किए जाते हैं। और एंड एट प्रेजेंट वी हैव ओनली 10 इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन इंडिया। भारत देश के अंदर जो बड़े स्टील प्लांट हैं उनकी संख्या कितनी है बच्चों, 10 है। क्या है, 10। एक बार फिर से बता देता हूं, दीज आर द प्लांट्स, ये वो प्लांट होते हैं वेयर ऑल द प्रोसेसेस आर कैरिड आउट, जहां पर सारी प्रक्रियाएं एक ही जगह पर संपन्न होती है। वो रॉ मटेरियल से, चाहे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील हो, रोलिंग हो, शेपिंग हो, वो सारा काम कहाँ होता है, एक ही जगह पर होता है। अब सारी प्रक्रियाएं, अगर सारे प्रोसेसेस एक प्लेस पे होते हैं तो इसके लिए लार्ज इन्वेस्टमेंट की क्या होती है, जरूरत होती है। एट प्रेजेंट वी हैव 10 इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स इन आवर कंट्री इंडिया। नेक्स्ट आता है मिनी स्टील प्लांट। मिनी स्टील प्लांट, दीज आर द सेकेंडरी डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट्स। ये क्या होती है, डिसेंट्रलाइज क्या होती है बच्चों, यूनिट्स होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर अलग अलग प्रोसेसेस क्या होते हैं, कैरी आउट किए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। विच स्पेशलाइज इन 1 और 2 प्रोसेसेस। अब ये जो मिनी स्टील प्लांट है, या तो 1 प्रोसेस और 2 प्रोसेस के अंदर काफ़ी क्या होते हैं, स्पेशलाइज होते हैं। इनके अंदर सारे प्रोसेस एक जगह पर नहीं होते हैं। इनके लिए जो इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है वो क्या होती है, नीड लेस अमाउंट ऑफ मनी। इसके अंदर लेस इन्वेस्टमेंट की क्या होती है, जरूरत होती है। एंड एट प्रेजेंट वी हैव 400, मोर देन 400 मिनी स्टील प्लांट्स आर देयर इन इंडिया। आज भारत देश के अंदर 400 से ज़्यादा क्या है, मिनी प्लांट है। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आता है वो आपका क्या है, वो प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे कि इस इंडस्ट्रीज की क्या क्या प्रॉब्लम्स है। आयरन और स्टील इंडस्ट्री की जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी तो यही है कि हमारे देश के अंदर कुकिंग कोल की जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी क्या है, कम है। तो अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स के बारे में। प्रॉब्लम्स ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ध्यान से सुनना है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है, हाई कॉस्ट ऑफ कुकिंग कोल। हाई कॉस्ट ऑफ कुकिंग कोल। कुकिंग कोल की अवेलेबिलिटी भी कम है और इसका जो प्राइस वैल्यू है वो भी काफ़ी क्या है, ज़्यादा है। ये सबसे बड़ी क्या है, प्रॉब्लम है किसके सामने, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के सामने। नेक्स्ट आपका है लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्या है, प्रॉब्लम है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपडेट नहीं हुई है। ओल्ड टेक्निक से अभी हम प्रोडक्शन को क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर हमारे पास मशीन्स अच्छी नहीं है तो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस क्या नहीं हो सकता है, फास्टर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी। एनर्जी की जो सप्लाई है वो भी क्या है, इरेगुलर है। ये भी एक बहुत बड़ा क्या है, हमारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, उनके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और आपका नेक्स्ट आता है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर कि जो हमारा ढांचा है ना, वही क्या है, काफ़ी कमज़ोर है। और जो ढांचा है अगर वो कमज़ोर रह गया तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो इतना हम क्या नहीं कर सकते हैं, फास्ट नहीं कर सकते। आफ्टर 1991, देखो 1991 के बाद हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को क्या किया था, एडॉप्ट किया था। उसके बाद लिबरलाइजेशन प्रोसेस और जो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस आया, उससे इस इंडस्ट्री को क्या मिला है, बूस्टअप मिला है। क्यों? क्योंकि जितनी भी जो आपकी फॉरेन जो आपके एमएनसीज आई हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आपके देश के अंदर आई है, जिससे कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो काफ़ी क्या हुआ है, ज़्यादा हुआ है। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस mainly about the sugar industry and one of the important industry which are the part of mineral based industry, that is the iron and steel industry.
इस आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री का जो आपका कंजप्शन है वो इंडिया के अंदर तो 60 किलोग्राम है, लेकिन वर्ल्ड का जो एवरेज है वो क्या है 217 किलोग्राम है। हमने सीखा कि भारत देश के अंदर आयरन और स्टील, मोस्टली जो आपका स्टील है वो किस अथॉरिटी के द्वारा सेल आउट किया जाता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा क्या किया जाता है, सेल आउट किया जाता है। हमने पढ़ा कि इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट और मिनी स्टील प्लांट के बीच में क्या डिफरेंस है। हमने ये भी पढ़ा कि क्यों आयरन और स्टील इंडस्ट्री को की और बेसिक इंडस्ट्री और क्या कहा जाता है, हेवी इंडस्ट्री कहा जाता है। एक क्वेश्चन और आता है कि अगर हम कंजप्शन ऑफ जो स्टील है उसको हम क्या मानते हैं, इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट मानते हैं, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका जो स्टील है वो उसकी रिक्वायरमेंट मैंने अभी बताया कि वो हमारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में भी यूज़ होती है, वो हमारे साइंटिफिक जो भी आपके इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें यूज़ होती है, रिसर्च जितने भी हमारे होते हैं मशीन्स वगैरह उनके अंदर हमारे क्या होता है, स्टील का क्या होता है, यूज़ होता है। तो ये जो 60 किलोग्राम जो हम काफ़ी पीछे हैं वर्ल्ड के एवरेज से, ये हमारा दिखा रहा है कि हम काफ़ी क्या है, बैकवर्ड हैं इन द मैटर ऑफ the steel development or the steel production. So dear students, today we have discussed the two important part of this chapter, sugar industry and iron and steel industry. अच्छे से समझ के पूरे वीडियो को देख के एनसीईआरटी को क्या करना है, रीड करना है। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड आपके सामने होगी। जय हिंद, जय भारत।